बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। आज का जो हमारा यूनिट है डायनामिक्स है, जिसमें हम न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स ने कंसेप्ट दिया था, न्यूटन्स के 3 लॉज हैं जिसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के अंदर। टॉपिक 3.1 में हमारे पास है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। टॉपिक 3.1 के अंदर हम फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टॉपिक 3.2, और आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक 3.2 न्यूटन के लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। 3.1 में आपके पास फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम है। सबसे पहले हम जो यूनिट का नाम है डायनामिक्स, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि डायनामिक्स होता क्या है। डिफाइन डायनामिक्स: द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी मोशन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में, मीन्स कि हमारे पास कोई चीज़ हो, अगर हम उसकी हरकत के बारे में बात कर रहे हों या वो हरकत जो है उसकी वजह बन रही हो, किसी भी काम की या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हरकत कोई वजह बन रही हो, तो वो डायनामिक्स कहलाती है। डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है, वो शाख होती है जिसके अंदर हम हरकत के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, उसकी हरकत के बारे में पढ़ रही हूँ, या हमारे पास उस सब्जेक्ट के अंदर हरकत की जो वजह, जो चीज़ उस हरकत का बहस बन रही हो या वजह बन रही हो, उसको हम डायनामिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। डिफाइन फोर्स: अ फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी फोर्स हो, किसी भी फोर्स को हरकत करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हरकत करने के लिए हम उसको क्या कर रहे होते हैं, टेंस कर रहे होते हैं, या हम उसको स्टॉप करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए टेंस कर रहे हैं। मीन्स के किसी भी जिस्म के ऊपर हरकत को अप्लाई करना, मीन्स के खींचना या धकेलना। जैसे किसी भी चीज़ को हम पुल या पुश कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर हम हरकत अप्लाई कर रहे होते हैं, मीन्स के उस हरकत के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो किसी भी चीज़ के अंदर जो हरकत पैदा हो रही होती है, मीन्स के हमारे पास अगर हम किसी चीज़ को पुल या पुश कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ के अंदर हरकत लाना चाह रहे हैं या किसी भी जिस्म को जो हरकत में हो उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो इस तरह से फोर्स जो होती है, जो जिस्म हरकत कर रहा होता है, तो वो जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन जो होता है, जो उसकी सिमत होती है, वो चेंज हो जाती है। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर पुल या पुश, मीन्स किसी भी चीज़ को हमने स्टॉप, कोई मूविंग बॉडी हो जो हरकत कर रही हो, उसको हम रोकने के लिए अगर कोई वे इस्तेमाल करते हैं या कोई भी काम हम कर रहे होते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, हम हरकत को स्टॉप करने के लिए जब हम मूवमेंट उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से जो आज़ादाना हरकत कर रहा होता है जिस्म, उसकी सिमत जो होती है वो चेंज हो जाती है, मीन्स कि वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कैन ओपन अ डोर एदर बाई पुशिंग और पुलिंग इट। जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं या दरवाजे को बंद करते हैं तो हम पुश या पुल कर रहे होते हैं, मीन्स कि हम उसको खींच रहे होते हैं या धकेल रहे होते हैं। तो इस तरह से उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। अ मैन पुशेस द कार्ट। अगर एक बंदा जो है, रेडी जो है, सब्ज़ी फरोश देख लेते हैं हम डेली लाइफ के अंदर, सब्ज़ी फरोश या फल फ्रूट जो होते हैं, फल फ्रूट बेचने वाले जो होते हैं, तो वो एक रेडी को जो होते हैं पुश कर रहे होते हैं, मीन्स के उसको चलाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। द पुश में मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन।
तो जब वो बंदा जो उस रेडी को, जो फ्रूट फरोश है या सब्ज़ी फरोश है, जब वो उसको पुश कर रहा होता है, तो वो जो कार्ट होता है या रेडी जो है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो मोशन की वजह से चेंज हो रही होती है। आर मे स्टॉप द मूविंग कार्ट, या फिर वो क्या करते हैं, उसको पुश करके उसी कार्ट को रोक रहे होते हैं उस हरकत की वजह से। मीन्स के उसको अंदर जो उसको स्टॉप कर रहे होते हैं, उस रोक रहे होते हैं। नेक्स्ट है, अ बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद हिज बैट। एक बैट्समैन जब खेल रहा होता है तो वो अपनी बॉल की डायरेक्शन को पुश कर, अपने बैट से पुश करके बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जो मूविंग बॉल, जो हरकत में बॉल होती है, जो बॉल आ रही होती है बैट्समैन की तरफ, वो अपने बैट की मदद से एक छोटी सी बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बैट से पुश करके। तो ये हमारे पास फोर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे हमने फोर्स की एक आपके छोटी सी मिसाल दिखाई है जिसमें आपके पास स्मॉल फोर्स और लॉन्ग फोर्स अप्लाई हो रही हैं। तो अगर आपके पास मीन्स के हल्की फोर्स आप अप्लाई करेंगे, चीज़ हमारे पास क्या होगी, हल्की सी मूवमेंट होगी। अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट हमारे पास जो है वो बढ़ जाएगी। मीन्स के आपके पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक्सेलरेशन के। मीन्स कि आप जितना एक्सेलरेट करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज़ को आप कम कर रहे होंगे तो दूसरी कम हो रही होगी, अगर एक चीज़ को आप ज़्यादा कर रहे होंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं फोर्स बढ़ जाएगी, अगर आप फोर्स को कम कर रहे हैं एक्सेलरेशन भी कम हो रहा होगा आपका, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हमने आपको बिग और स्मॉल फोर्स दिखाई है जो अप्लाई कर रहे हैं हम बॉल के ऊपर। ये आप देख लें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फोर्स का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू इट resist any change in its state of rest or motion। इनर्शिया हमारे पास एक वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने की, मीन्स के किसी चीज़ के अंदर हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं या किसी चीज़ के ऊपर हम दबाव दे रहे होते हैं, उसकी वजह से वो अपनी हल जो रेस्ट की हालत में हो या मोशन की हालत में, मीन्स की हरकत में हो या वो साकिन हो, तो वो जिस्म जो होता है अपने अंदर जो तब्दीली लाता है साकिन होने की वजह से या मोशन की मतलब हरकत की हालत में हो या वो साकिन हालत में हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस की वजह से जो तब्दीली आ रही होती है, तो उस तब्दीली को हम इनर्शिया कह रहे होते हैं। डिपेंडेंस ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का दारो मदार किन अवामिल पर है या इनर्शिया किस चीज़ पे ऊपर इन्हसार करता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया डिपेंड कर रहा होता है किसी जिस्म के मास के ऊपर, मीन्स के उसका जो वेट है वो कितना है। ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी इनर्शिया। अगर आपके पास किसी भी जिस्म का मास ज़्यादा होगा तो उस जिस्म का इनर्शिया जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट मास इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं शॉर्ट लफ्ज़ों के अंदर कि हम जो हैं मास की वजह, मास को देख के इनर्शिया मेजर कर सकते हैं। जिस चीज़ का हमारे पास मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम आपको इनर्शिया की एग्जांपल दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू, ज़रा आप देख लें। जिन चीज़ों का वेट ज़्यादा होगा उनका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मीन्स के अगर हम एक स्लाइड शो के ऊपर हैवी वेट वाली कुछ चीज़ें हैवी वेट की और कुछ लाइट वेव की मूव करवाते हैं किसी स्लाइड से, तो उसमें जिसका वेट ज़्यादा होगा वो चीज़ मंजिल पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बॉल्स दिखाई गई हैं, इसके ऊपर इनर्शिया हम अप्लाई करते हैं। तो आप देखें ज़रा इसको किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 बॉडीज़ हमने ली हुई हैं। इन 4 बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा वेट जिस चीज़ का है वो
सबसे ज़्यादा अपनी जो पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन जो स्टॉप रखा गया है, तो वो सबसे पहले उसको तय कर रहा है या अबूर कर रहा है। मतलब कि जो हमारे पास जिनका वेट कम है, जिनके मास कम है, तो उनका इनर्शिया भी जो है वो क्या है, कम है। ऐसे जिसम जिनका वजन कम है, तो उनका इनर्शिया भी क्या है, कम है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो हमारे पास मोमेंटम है किसी भी जिस्म के अंदर, हरकत की वो क्वांटिटी है या वो मिकदार है जो पोजेस कर रही होती है किसी वजह से मास और वेलोसिटी के अंदर। मीन्स कि मास और वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर अगर कोई भी हरकत या कोई भी चीज़ आ रही होती है, लगातार हो रही होती है, तो उसको हम मोमेंटम का नाम दे रहे होते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम डिनोटेड बाय कैपिटल पी। मोमेंटम को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। द मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम एंड द वेलोसिटी वी। अब यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम पी जो है वो किसी जिस्म पी है, वो आपके पास मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, P इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। क्वांटिटी कौन सी है, मोमेंटम। अब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन, 1 न्यूटन के। अब यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जो है वो न्यूटन सेकेंड के इक्वल है। नेक्स्ट से हमारे पास मोमेंटम, यहाँ पे आपके पास मोमेंटम की डायग्राम दिखाई गई है। तो इसमें हमने मोमेंटम की डेफिनेशन की थी कि आपके पास मोमेंटम जो होता है किसी भी जिस्म के अंदर वो तब पोजेस करता है जब उसके अंदर मास और वेलोसिटी दोनों वजह जो बनती है उसकी मास और वेलोसिटी बनती है। अब यहाँ पे हमारे पास वेट दिखाए गए हैं, आपके पास वेटेज दिखाए गए हैं जिसमें आपके पास हरकत या मोशन प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर मास भी अप्लाई हो रहा है और वेलोसिटी भी अप्लाई हो रही है। जो आपके पास जब साकिन हालत के अंदर वेट आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। जब वो मोमेंटम में आता है, मीन्स के जिस पॉइंट से वो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है। तो इसका वेट की वजह से इसके अंदर जो मोमेंट है तो इसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के कवानीन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन के बारे में, हरकत के बारे में जो न्यूटन ने कवानीन पेश की हैं उनको हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले इनके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ a uniform motion in straight line provide no net force act on it। किसी भी जिस्म के ऊपर लगातार वो साकिन हालत में हो या उसके अंदर यूनिफॉर्म हरकत पाई जा रही, यूनिफॉर्म मोशन पाई जाती हो किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर, और लेकिन वो अपनी कोई नेट फोर्स मीन्स के जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स मीन्स के जो पूरी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसको प्रोवाइड नहीं करता, तो इसको ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी मीन्स कि आपके पास हमने इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे होते हैं किसी मैटर की। मैटर हमारे पास क्या होता है, मैटर की स्टेट्स ऑफ मैटर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। मैटर जो कहा जाता है मादे को, मैटर वो चीज़ होती है जो हमारे पास क्या कर रही होती है, वजन रखती हो और जगह घेर रही होती है, तो उसको हम मैटर कह रहे होते हैं। Therefore, Newton first law of motion is known as law of inertia।
तो इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं नेट फोर्स की। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी जिस्म के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ होता है उसको हम नेट फोर्स कहते हैं। किसी भी जिस्म के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस जो होती हैं उनका जो मजमुआ होता है उसको हम नेट फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस्ड एक्सलेरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जब भी हम किसी जिस्म के ऊपर नेट फोर्स होती है या किसी जिस्म के ऊपर नेट फोर्स पाई जाती है तो उस जिस्म के अंदर एक्सलेरेशन पैदा होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है, उस एक्सेलरेशन की जो सिमत होती है वो उसकी नेट फोर्स कहलाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो नेट फोर्सेस हमारे जिस्म के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं तो उनके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और ये नेट फोर्स जो होती है, जो एक्सेलरेशन है, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि अगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल में देखते हैं तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पे मास जो है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और उसको हम कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। उसकी जो अलामत है वो कैपिटल एन होती है न्यूटन की, 1 न्यूटन की। न्यूटन की डेफिनेशन है 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म के ऊपर हम अप्लाई करते हैं या जो किसी भी जिस्म के ऊपर अप्लाई करने से 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो और उस बॉडी के अंदर उस जिस्म का जो वेट हो, जो मास हो, वो क्या हो, 1 किलोग्राम हो और उसकी 1 किलोग्राम के ऊपर 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा हो, उससे पैदा होने वाली फोर्स जो होती है वो 1 न्यूटन कहलाती है। द यूनिट ऑफ फोर्स कैन आल्सो रिटन एज 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। 1 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक अपना रिएक्शन होता है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो क्या होता है, अपनी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, बट अपोजिट एंड डायरेक्शन। वो क्या होता है, अपनी मैग्नीट्यूड के तो इक्वल है लेकिन अपनी डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है, मुखालिफ है। मीन्स कि अपनी सिम्मत के वो मुखालिफ होता है। हर एक एक्शन का अपना हमेशा एक रिएक्शन होता है। कोई भी हम मतलब काम कर रहे होते हैं तो उस काम के अगेंस्ट हमारा एक रिएक्शन होता है। तो हमारे पास डेली लाइफ की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम जब एयर गन को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक्शन और रिएक्शन हो रहा होता है। जब हम एयर गन से फायर करते हैं तो बुलेट जो है वो उसके ऊपर जब एक्शन अप्लाई होता है, एक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो बुलेट जो है हमारे पास फॉरवर्ड जाती है। तो जो आपके पास गन, एयर गन का बट होता है वो रिवर्स रिएक्शन होता है उसका, वो रिवर्स आपको
पुल करता है, मीन्स वो आपको धकेलता है, रिवर्स करता है, तो ये आपके पास क्या होता है, हर एक रिएक्शन का अपना एक, हर एक एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इफ अ मूविंग बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन, एक हमारे पास ऐसा जिस्म जिसके अंदर हरकत हो लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन अप्लाई ना हो, दैट डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, क्या इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम जब एक्सेलरेशन को जीरो पुट करते हैं, वी व्हेन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जीरो वी गेट F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई जीरो। तो यहाँ पे हमने ए एक्सेलरेशन जीरो पुट किया है, तो एम को हम मल्टीप्लाई जीरो करवाएंगे, F इक्वल टू जीरो, एम को जब जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो आ जाएगा। Thus when acceleration is zero then the net force acting on the body is zero। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उस जिस्म के ऊपर अप्लाई होने वाली जो फोर्स है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। बट इट डज नॉट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उस जिस्म के ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे। When body is in motion, जब हमारे पास कोई भी जिस्म मोशन में हो या हरकत में हो, some forces be acting on the body, कुछ फोर्सेस जो होती हैं उस जिस्म के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, अप्लाई हो रही होती हैं। बट इन केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन होने की वजह में या ऐसी हालत में जब एक्सेलरेशन जीरो हो, नेट फोर्स या रिजल्टेंट शुड बी जीरो, तो आपके पास रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो है हमारे पास। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अ बॉडी कंटिन्यूज एट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। किसी भी जिस्म के ऊपर लगातार अप्लाई होने वाली रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अप्लाई की जाने वाली फोर्स जो कि आपके पास क्या होती है, उसका नेट फोर्स जो होती है वो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन फॉर रेस्ट, जब रेस्ट की हालत में होते हैं कोई भी बॉडीज़ या कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस तरह से होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडी विच आर एदर एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है मुख्तलिफ अजसाम के साथ इस तरह से डील करता है जब वो रेस्ट की हालत में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक जिस्म जब रेस्ट की हालत में हो, साकिन हो, तो वो हमेशा जो होता है साकिन होता है, वो कोई भी नेट फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज़ ट्रू, तो ये जो लॉ की स्टेटमेंट है उसको ये साबित करता है एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपनी आप से या अपनी बगैर किसी मूवमेंट के, बगैर किसी फोर्स के वो मूव नहीं करते, अनलेस समवन मूव्स देम। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इन्हें मूव्स करने में मददगार साबित होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अ बुक इज लाइंग ऑन टेबल remains at rest as long as no net force acts on it। हम एक बुक रखते हैं टेबल के ऊपर, अगर हम बुक्स रख देते हैं या हम बैग रख देते हैं, कोई भी चीज़ हम रख देते हैं बुक के अलावा, डेली लाइफ के अंदर हम डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना लगाते हैं, उसमें हमारे पास क्राकरी वगैरह, हम सारा जो बर्तन वगैरह टेबल्स के ऊपर रखते हैं, जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करते
तब तक हमारे पास तमाम वो थिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेस्ट की हालत में होती हैं। यूं ही उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तब उन चीज़ों के अंदर जो है मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, वो उनके अंदर मूवमेंट पाई जाती है। जब तक हम उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक उनकी नेट फोर्स जो है, उनके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं पाई जाती। एक्सप्लेनेशन फॉर मोशन। अब यहाँ पे आपके पास मोशन की एक्सप्लेनेशन से पहले आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है। आपके पास कार रेस्ट की हालत में जो ही हम मूव करवाते हैं, कार आपके पास एक्सेलरेट्स के साथ जो है वो टकराती है। जो ही वो टकराती है तो यहाँ पे आपके पास मोशन की वजह से जो है, जो भी उसका ड्राइवर होता है तो वो क्या होता है, इस कार में से उछलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुआ है। तो ये मोशन की हालत के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मोशन। सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इट्स। जो हरकत में ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो अपने आप की मूविंग को स्टॉप नहीं करते। अ बार रोल्ड ऑन द रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन बट रोल्ड ऑन द स्मूथ ग्राउंड। अगर एक बाल को हम एक रफ ग्राउंड में और एक स्मूथ ग्राउंड के अंदर, दोनों के अंदर देखें तो हमारे पास जो होता है, जो रफ ग्राउंड होता है तो उसमें बाल्स को स्टॉप्स करना जो है ज़्यादा अर्लियर, मतलब कि हम उसको स्टॉप्स करा सकते हैं किसके मुकाबले में, स्मूथ ग्राउंड के मुकाबले में। इट इज़ बिकॉज रफ सर्फेसेज ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। रफ सर्फेस के जो रफ सर्फेसेस होती हैं उनकी फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। इफ़ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज the motion of a body by then the moving body with never stops। तो इसलिए उनके अंदर मोशन, उसके अंदर किसी भी चीज़ के खिलाफ मज़ाहमत करने की ताकत नहीं होती इस साम के अंदर। तो इसलिए वो साम जो होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। एग्जाम्पल, when its engine of a car moving with uniform velocity turned off, it stops gradually because a net force of friction is acting in the opposite direction causes to stop it। तो यहाँ पे एक मूविंग कार है जिसका इंजन आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से काम कर रहा होता है। अगर अचानक से हमारे पास एक स्टॉप आ जाता है तो उसमें नेट फोर्स जो होती है फ्रिक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाती है और वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उस चीज़ को स्टॉप करने में हमारी मदद दे रहा होता है, उसकी चीज़ को रोकने में हमारी हेल्प आउट कर रहा होता है। Law of inertia. Since Newton's first law of motion deals with the inertial property of a matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी होने की वजह से हम उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल, we have observed that the passengers standing in the bus fall forward when its driver applies brake suddenly। अगर हम बस के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ड्राइवर अगर अचानक से ब्रेक लगाता है तो तमाम जो पैसेंजर्स होते हैं उनका झुकाव जो होता है वो ड्राइवर की तरफ होता है। अचानक मीन्स के अचानक ब्रेक अप्लाई करने से तमाम जो पैसेंजर्स होते हैं वो फॉरवर्ड जो होते हैं, उनका झुकाव जो होता है फॉरवर्ड होता है। It is because the upper part of their body tend to continue their motion। तो हमारी बॉडी का जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो अपर पार्ट होता है वो क्या करता है, बेंड करता है। किसकी वजह से बेंड होता है, लगातार मोशन की वजह से, हरकत की वजह से हमारा जो हमारे जिस्म को जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो टेंड मीन्स के मूव टेंड्स कर जाता है या वो बेंड होता है लगातार मोशन की वजह से। वाइल लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज कंटेक्ट विद द बस स्टॉप विद इट। तो इस तरह से जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो कंटेक्ट करता है, मीन्स कि उसका राब्ता होता है किसके साथ, मुख्तलिफ अजसाम के साथ, स्टॉप्स के साथ, हैं दे फॉल फॉरवर्ड। तो इसलिए इसकी वजह से हम फॉरवर्ड गिरते हैं, मीन्स के ब्रेक अप्लाई होने पे हम ड्राइवर की तरफ या फॉरवर्ड हम झुक रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल
द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी भी जिस्म के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेज जो होती हैं, वो तमाम फोर्सेज जो रिजल्टेंट फोर्सेज होती हैं, तो वो उसकी नेट फोर्स कहला रही होती हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, when a net force acts on a body it produce acceleration in the body in the direction of the net force। जब भी किसी जिस्म के ऊपर हम एक नेट फोर्स अप्लाई कर रहा रहते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, और उस जिस्म के अंदर जो उसकी डायरेक्शन की वजह से उसके अंदर नेट फोर्स होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मास। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उस बॉडी की जो नेट फोर्स, अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम स्लोली हिट करते हैं तो जो हमारे पास बॉल है तो वो अपनी कंप्लीट उस पर नहीं जा रही। जो ही हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, जहाँ तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहुँचाना चाह रहे होते हैं तो वो वहाँ तक पहुँच रहा होता है। मीन्स कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे, किसी भी चीज़ का वेट अगर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन एफ, अगर आपके पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है, जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना बढ़ेगा, अगर फोर्स हम कम करेंगे एक्सेलरेशन भी कम होगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर यही चीज़ शो की गई है, अगर हम एक्सेलरेशन फोर्स अप्लाई ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन ग्रेजुएट करता है, मीन्स कि बढ़ता है। अगर हम एक्सेलरेशन कम करते हैं तो आपके पास फोर्स अगर हम कम अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन कम होता है। नेक्स्ट आपके पास डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों पे इन्हिसार एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। एक्सेलरेशन जो होता है दो अवामिल के ऊपर इन्हिसार करता है, या दो अवामिल हैं जिनके ऊपर एक्सेलरेशन का दारोमदार है। फर्स्ट है हमारे पास फोर्स और सेकंड हमारे पास मास है। मैथमेटिकल फॉर्म, अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म देख रहते हैं। If the force F is acting on the body of a mass m, then we write this in the mathematical form as F जो है कोई फोर्स है और किसी भी जिस्म का मास जो है उसको हम m से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास द मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन जो है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है हमारे पास मास के। तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगा। अब हम दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कराते हैं या रिलेशनशिप कराते हैं दोनों इक्वेशन का। फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2 वी हैव, कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लें, या फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2 वी हैव लिख लें। आप दोनों इक्वेशन का जब रिलेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम है। तो एक्सेलरेशन जब सेम है तो वो तो वैसे ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम। एफ को हम 1 से जब मल्टीप्लाई कराते हैं एफ, तो एफ ही आएगा हमारे पास, एफ डिवाइड बाई एम आ गया है। अब यहाँ पे हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको चेंज करना है। चेंजिंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड द साइन ऑफ इक्वलिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करके यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लाना है। तो ए इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी जब ख़त्म होगा तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे फोर्स और मास की वैल्यू से। कांस्टेंट मल्टीप्लाई एफ ओवर एम। अब कांस्टेंट किसकी जगह पे लाया है हमने, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करके उसको इक्वालिटी में लाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है, और वो कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, के है। ए इक्वल टू के मल्टीप्लाई एफ ओवर एम, ए इक्वल टू के मल्टीप्लाई एफ ओवर एम। एंड दी
In above equation, according to the international system unit, if mass 1 kg and acceleration 1 meter second inverse square, force 1 Newton, then the value of constant k will be 1, so the equation can be written as. अगर हम इक्वेशन के मुताबिक कहते हैं हमारे पास जो एक्सलेशन है वो 1 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है, फोर्स 1 न्यूटन है और मास जो है वो हमारे पास 1 किलोग्राम है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए इक्वेशन में हम के की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ए इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एफ ओवर एम, मीन्स के एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई फोर्स ओवर मास। अब यहाँ पे जब 1 को हम फोर्स और मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए इक्वल टू एफ फोर्स ओवर मास आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे मास डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे एक्सेलरेशन के साथ जाके मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ इक्वल टू एम ए, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वैल्यू है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स के यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन which is represented by the symbol capital N। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है जिसको एन के सिंबल से, एन की अलामत से हम ज़ाहिर करते हैं। 1 न्यूटन की डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। दिस यूनिट ऑफ फोर्स कैन आल्सो रिटन एज, तो यूनिट ऑफ फोर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 3.1, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg। हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है जिसमें हमारे पास किसी भी जिस्म की फोर्स जो है वो 20 न्यूटन दी गई है और उस जिस्म का जो मास है, उस जिस्म का जो वज़न है वो हमारे पास 8 kg है। तो यहाँ पे अब हम इसका देख लेते हैं सोल्यूशन। गिवन डाटा में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स, मास देख लेते हैं। मास एम इक्वल टू 8 किलोग्राम। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्स है, फोर्स एफ इक्वल टू 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ये अननोन टर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अभी हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा है वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है इस न्यूमेरिकल के लिए। वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूले में वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एंड एम। एफ की वैल्यू 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन हमने पुट कर दी इक्वल टू 8 किलोग्राम मल्टीप्लाई ए। अब 8 kg को हमने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ मास मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 8 किलोग्राम, 20 न्यूटन डिवाइड बाई 8 ग्राम आ जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइड बाई 8 ग्राम। अब 1 न्यूटन अभी हमने यूनिट देखा था, 1 न्यूटन किसके इक्वल है हमारे पास, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के। तो ए इक्वल टू, वी नो दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ए इक्वल टू, अब 1 न्यूटन की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है जो 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे न्यूटन की जगह पे। ए इक्वल टू 20 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई 8 kg। यहाँ पे किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। 8 और 20 की जब हम कटिंग करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 2.5। किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होता है। तो ए इक्वल टू 2.5
मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है किसी भी जिस्म का, वो जो क्या है 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के दरमियान में फ़र्क करना है, हमने डिफरेंशिएट करना है मास वेट। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर possessed by the body। मास भी किसी जिस्म की, किसी भी मादे की वो क्वांटिटी होती है जो जिस्म को बार बार जो जिस्म के अंदर possessed करा रही होती है, तो वो क्या होती है, मास कहलाता है। The weight of a body is equal to the force with which earth attracted। वेट जो होता है किसी भी जिस्म के अंदर, वो होता है किसी भी जिस्म के अंदर वेट हम उसको कहते हैं जो फोर्स जो होती है अर्थ की तरफ किसी भी जिस्म को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो उस जिस्म का वेट कहलाता है। मीन्स के अट्रैक्शन हो अगर अर्थ की तरफ से किसी भी जिस्म की, तो वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास मास, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट, it is a vector quantity and is toward the center of earth। ये हमारे पास जब हमने इसकी पहले डेफिनेशन देखी है वेट की, तो उसमें कहा गया था किसी भी जिस्म को अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट हो, उसके अंदर अगर अट्रैक्शन होती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो वो वेट कहलाता है। तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें कहा गया टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मीन्स के ये हमेशा वेट, जिन चीज़ों जो चीज़ वेट वाली होती हैं वो अर्थ की तरफ हमेशा क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। उनका सेंटर आपके पास क्या है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स कि वो हमेशा अर्थ की तरफ मूव होंगी, ज़रूर ही आपके पास उनकी डायरेक्शन जो होंगी, वेट जहाँ से भी आप ड्रा करेंगे, जहाँ से भी आप वेट को छोड़ेंगे, तो वो आपके पास अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा या मूव करेगा, क्योंकि टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हम कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। मास को फिजिकल बैलेंस से हम मेजर करते हैं। किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट होती है, मास को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल होता है, और वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट है आपके पास इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर एंड डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। जो मास होता है वो हमेशा जो होता है सेम रहता है, अगर आपके पास जगह हम चेंज भी करा लेते हैं, मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। वेट, इट डज नॉट रिमेन सेम ऑल एट प्लेसेस एंड वेरीज विद द वैल्यू ऑफ जी। अब वेट जो होता है हर जगह पे सेम नहीं होता, अर्थ के ऊपर वेट अलग होगा। अगर हम इसी तरह से मून की बात करते हैं तो मून के ऊपर वेट अलग होगा, क्योंकि जी जो है इसकी वैल्यू अर्थ के ऊपर हमारे पास अलग है, और जी के ऊपर आपके पास वैल्यू जो है अलग है। मीन्स के डाउनवर्ड जी की वैल्यू मुख्तलिफ है और अपवर्ड मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर हम अर्थ और मून की बात करते हैं तो जी की वैल्यू अर्थ और मून के ऊपर भी अलग है। जी की वैल्यू जो अर्थ के ऊपर है वो हमारे पास 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, और मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1.6 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम। मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है। यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन। जो वेट का यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, और उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ बेस क्वांटिटी। मास बेस क्वांटिटी है, और वेट जो है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इट इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए। मास को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और वेट को हम मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी अप्लाई करते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट था मास और वेट के दरमियान फ़र्क। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखनी है और उसको हमने एक्सप्लेन करना है, मीन्स उसकी हमने वजह। स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। हर एक एक्शन का अपना रिएक्शन होता है। इट इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बट डायरेक्शन में वो क्या होते हैं, एक दूसरे के
मुख्तलिफ होते हैं, सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम इस तरह से देखते हैं, जब भी किसी जिस्म के ऊपर कोई रिएक्शन अप्लाई होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है तो वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। मीन्स के किसी भी रिएक्शन के अगेंस्ट उसका, किसी भी एक्शन के अगेंस्ट उसका रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। दो बॉडीज है हमारे पास ए और बी। ए जो जिस्म है उससे फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरे जिस्म बी के लिए। द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द बॉडी ए। तो इसी तरह से जो बी है वो रिएक्ट्स करता है अगर रिटर्न में, और वो एग्जर्ट करता है हमारे पास जो जिस्म ए है उसके लिए कोई फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान में एक्शन और रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी, जब ए बी के ऊपर एग्जर्ट कर आ रहा था फोर्स, इज द एक्शन फोर्स, वेयर एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। जब ए बी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करा रहे हैं तो वो हमारे पास एक्शन फोर्स कहलाती है। इसी तरह से जब बी ए के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करा रहा था तो वो उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। मीन्स कि वो उसका रद्द अमल होता है। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर अमल का एक रिएक्शन होगा। जो भी काम हो रहा होता है उसका एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, एक अमल हो रहा होता है। तो इस तरह से फोर्सेज जो होती हैं, ए जो है बी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करा रहा है तो वो एक्शन फोर्स कहला रही है। इसी तरह से बी ए के लिए, बी जिस्म जो है वो ए के लिए एग्जर्ट करता है तो वो आपके पास रिएक्शन फोर्स कहलाती है। रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज accompanied by the reaction force and the two forces must always equal and opposite। जब भी आपके पास किसी जिस्म में एक्शन और रिएक्शन हो रहा होता है, दो फोर्सेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। नॉट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो इस तरह से आपके पास वो फोर्सेज जो एक्शन और रिएक्शन उनका क्या होता है, मुख्तलिफ जिस्म के ऊपर होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास क्या है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, फिगर ए है, एक्शन ऑफ द बुक एंड रिएक्शन ऑन इट। एक टेबल के ऊपर बुक दिखाई गई है जिसमें आपके पास रिएक्शन भी हो रहा है और उसके ऊपर एक्शन भी अप्लाई हो रहा है। बुक का जो वेट है वो टेबल के ऊपर उसका वेट तो है लेकिन उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। कंसीडर बुक लाइंग ऑन द टेबल शोन इन फिगर ए। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल। पहले कहा है कि बुक का वेट तो है लेकिन उसका रिएक्शन नहीं है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट की वजह से हमारे पास वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन है। दिस इज द एक्शन, ये बुक का क्या है, एक्शन है। द रिएक्शन ऑफ द बुक एक्ट्स ऑन द टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से बुक का जो रिएक्शन है वो क्या है, आपके पास अपवर्ड है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं, एक बुक का आपके पास टेबल के ऊपर रखी गई है जिसका एक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। मीन्स कि उसका वेट जो है वो उस टेबल के ऊपर रखने की वजह से उसका वेट जो है उस टेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और उसका एक्शन मीन्स कि जब भी हम उस बुक को उठाएंगे तो हम ऊपर अपवर्ड उसको उठाएंगे तो हमारे पास जो वो अपवर्ड हम किसी उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, टेक एन एयर फिल्ड बलून एज शोन इन फिगर बी। अब यहाँ पे डायग्राम बी में देखते हैं, बलून है, रिएक्शन ऑफ द एयर पुश्ड आउट द बलून मूव्स इट। व्हेन द बलून इज सेट फ्री, जब हम बलून्स के अंदर पहले हम हवा भर लेते हैं, जब हम उससे हवा खारिज करवाते हैं, द एयर इनसाइड इट्स रशेज आउट एंड बलून मूव्स फॉरवर्ड। जब हम उसके अंदर से हवा को एग्जर्ट करवाते हैं, खारिज करवाते हैं, तो आपके पास उसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट पैदा होती है। इन दिस एग्जांपल द एक्शन इज बाय द बलून दैट पुशेस द एयर आउट। तो इसके अंदर जो एक्शन है कि बाहर की तरफ हवा का खारिज होना जो है वो एक्शन है। व्हेन
आउट ऑफ इट व्हेन सेट फ्री। तो जब मतलब कि खारिज हो रही होती है तो जो बलून है वो फ्री हो रहा होता है। एज सच द रिएक्शन ऑफ द एयर विच एस्केप्स, तो इस तरह से एयर जो होती है वो क्या होती है, एस्केप होती है, खारिज होती है, एस्केप्स आउट फ्राम द बलून एक्ट्स ऑन द बलून। इसी तरह से वो क्या होती है, बलून के ऊपर, गुब्बारे के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ एस्केपिंग एयर दैट मूव्स द बलून फॉरवर्ड। तो इस तरह से आपके पास जब जो एयर होती है वो खारिज होती है तो बलून क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करता है, बलून के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड आपके पास मूवमेंट या हरकत पैदा होती है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, a rocket such as shown in figure C moves on the same principle। जिस तरह आपके पास बलून के अंदर एयर थी उसी तरह से इसके अंदर भी एक्शन और रिएक्शन होता है। व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स, जब इसका फ्यूल बर्न्स होता है, हार्ड द गैसेस एस्केप, तो इसमें से गर्म गैसेस जो होती हैं वो खारिज होती हैं। फ्रॉम इट्स टेल, जो इसकी टेल तक पहुंचती हैं, विद वेरी हाई स्पीड, उनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। द रिएक्शन ऑफ द गैसेस on the rocket causes to it move opposite and the gases rushes out of its tail। तो जो इसके अंदर रिएक्शन पैदा करने की वजह होती है, वजह बनती हैं, वो क्या होती हैं, वही गैसेस होती हैं, जिनकी वजह से जो गैसेस जो इसकी टेल तक पहुंच चुकी होती हैं तो उसकी वजह से ये क्या होती है, रॉकेट के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है ये एक्टिविटी, ज़रा आप देख लें। अब इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे एक्शन अप्लाई हो रहा है पंप के थ्रू। जब हम प्रेस कर रहे हैं एक छोटा सा, हमने एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक साइड के ऊपर रॉकेट शो किया गया, दूसरी साइड के ऊपर हम एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास इस एरिया के ऊपर आपके पास एक्शन अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आपके पास रिएक्शन शो हो रहा है। तो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको रिएक्शन शो हो रहा है। तो आई थिंक आप यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है या जो हमने एग्जांपल डिस्कस की हैं आपको क्लियर हो गई होंगी, इस एग्जांपल से वाज़ेह हो गई होंगी। तो नेक्स्ट आपके पास है क्विक क्विज। स्ट्रेच आउट योर पाल्म एंड होल्ड द बुक ऑन इट। आपने अपनी हथेली के ऊपर एक बुक रखनी है। इसमें क्वेश्चन है, हाउ मच द फेस यू फाइंड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। अब अगर आपके पास आपकी फेस की तरफ से कोई बुक गिरती है तो आप किस तरह से उससे बचेंगे। फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक इज नीडेड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। तो आपको उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड है जितना कि आपकी बुक का वेट है उस बुक से बचने के लिए। हमें बुक से बचने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जितना ही उस बुक का वेट होगा उतनी ही फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी गिरती हुई बुक से बचने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक्शन किस चीज़ का होगा या क्या चीज़ एक्शन होगी। वेट ऑफ द बुक इज एक्शन इन दिस केस। इस केस के अंदर आपके पास जो बुक का वेट है वो एक्शन कहलाता है। इज देयर एनी रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोई रिएक्शन हो रहा है। इफ़ यस, अगर यस देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। अगर हम कहते हैं हाँ जी यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन हम हाँ कह देते हैं तो उस रिएक्शन की सीमत क्या होगी, उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। यस देयर इज अ रिएक्शन ऑफर्ड बाय हैंड। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन को ऑफर्ड कर रहे हैं अपने हाथ की मदद से। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज अपोजिट द वेट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन की सिमत होगी वो उस जिस्म के वेट के अपोजिट होगी। आज का हमारा टॉपिक, आज के जो लेसन था वो ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ज़रा होमवर्क को। राइट ऑल द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक केयरफुली एंड आल्सो लर्न आउट द क्वेश्चन। आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं और तमाम क्वेश्चंस को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। डू प्रॉब्लम 3.1 to 3। एक्सरसाइज में आपने न्यूमेरिकल 3.1, 3.2 और 3.3 को करना है, जिसके अंदर हमने फार्मूला अप्लाई किया है। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे डील की थी, सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है। उसी तरह से आपने डाटा को तरतीब से तैयार करना है और इन न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व करना है।
और ये तमाम क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आज के लेसन के अंदर हमने पढ़े हैं, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इसी तरह से, जिस तरह से हेडिंग्स वगैरह बताई गई हैं, आपने तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने अपना काम मुकम्मल करना है। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।